नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर के सिंह। तो आज हम कुछ जो टॉपिक शेष रह गए हैं कि टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड एलपीएम में जो जानवरों से संबंधित जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पिछली क्लासों में जो अपनी जस्ट पिछली क्लास है उसमें हमने जो दुग्ध उत्पादन से संबंधित बात की थी। ठीक है, तो अब हमारा टॉपिक क्या है? टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड। देखिए, जैसे कि जो विभिन्न जानवर हैं, ठीक है, गाय भैंस भेड़ बकरी, ठीक है, कुत्ता, तो ये जो भी जानवर हैं तो इनके मेल फीमेल को क्या कहा जाता है? जो वयस्क मेल और फीमेल हैं उनको क्या नाम दिए जाते हैं? एक प्रॉपर टर्मिनोलॉजी है, एक प्रॉपर नाम होता है जिससे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। इनके जो बच्चे हैं उनको क्या कहते हैं? इनके समागम की प्रक्रिया हो गई, ठीक है, प्रसव की प्रक्रिया हो गई, इनका घर है को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इनके लिए क्या प्रॉपर एक वर्ड यूज किया जाता है? तो ये एक इंडेक्स फॉर्म में है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि गाय। ठीक है, तो गाय जो है, गाय हो या भैंस हो, दोनों के ही जो वयस्क नर होते हैं, ठीक है, इनके वयस्क नरों को क्या बोलते हैं हम? बुल कहते हैं। ठीक, अगर भैंस है तो उसके आगे बफेलो शब्द यूज कर लिया जाता है। ठीक है, तो इनको बोल दिया जाता है बफेलो बुल। वहीं हम भेड़ की बात करें तो भेड़ के लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं हम? मेल के लिए रैम। तो भेड़ का जो मेल होता है, वयस्क मेल होता है, वयस्क का मतलब क्या है? कि वह नर जिसमें प्रजनन अंग उसके क्या हो गए हैं? क्रियाशील हो गए हैं या समागम करना वो सीख गया है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? वयस्क नर कहलाता है। ठीक, यानी प्यूबर्टी एज से वो आगे निकल चुका है। अगला है बकरी। तो बकरी के मेल को क्या बोलते हैं हम? बक कहते हैं। ठीक, जबकि घोड़े के मेल को स्टेलियन कहते हैं। कुत्ते को डॉग। सुअर के जो मेल है उसके लिए यूज किया जाता है शब्द बोर। ठीक है, कौन सा शब्द यूज करते हैं? बोर। और जबकि जो मुर्गा है, मुर्गे के जो मेल है, वयस्क मेल है, उसको क्या बोलते हैं हम? कॉ। और ऊंट को ऑन्ट या माया बोला जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं गाय में। तो गाय में जो फीमेल है उसको सिंपल है काव, और भैंस में बफेलो कहते हैं। ठीक, जबकि भेड़ और बकरी में, भेड़ में क्या बोला जाता है? ईव। ठीक है, क्या कहते हैं? ईव। और बकरी में गौर तो सिंपल वर्ड हो गया। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है नैनी। ठीक है, बकरी की जो फीमेल है, वयस्क फीमेल है, उसको हम क्या बोलते हैं? नैनी कहते हैं। और घोड़े में मेयर कहते हैं। मेल घोड़े में क्या था? स्टेलियन। और फीमेल क्या हो गई? वयस्क फीमेल क्या हो गई या वयस्क मादा क्या हो गई? मेयर। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से आप मेयर। ठीक है, और डॉग में बिच। सिंपल है, डॉग में तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सुअर में सौ बोलते हैं, SOW, सौ। ठीक, और मुर्गियों में हैन, कॉक और हैन। ठीक है, मुर्गा और मुर्गी। ठीक, अगला ऊंट में, ऊंट में मादा को बोला जाता है सैन। ठीक है, ये बात होगी। सिंपल से हैं, अभी तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं। जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बात कर लेंगे हम, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जहां से पूछने की संभावना ज्यादा रहती है। एक्ट ऑफ मैटिंग यानी समागम की प्रक्रिया, नर और मादा के समागम की प्रक्रिया है, वो क्या कहलाती है? तो हम बात करें गाय में, तो गाय में क्या बोलते हैं? सर्विंग कहते हैं। उसी तरह से भैंस में भी क्या बोला जाता है? सर्विंग कहा जाता है। भेड़ में एक्ट ऑफ मैटिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भेड़ में एक्ट ऑफ मैटिंग को क्या बोलते हैं हम? टपिंग कहते हैं। एक्ट ऑफ मैटिंग इन सीप यानी भेड़ में समागम की प्रक्रिया क्या कहलाती है? टपिंग कहलाती है। बकरी में भी गाय भैंस की तरह क्या आ गया? सर्विंग। ठीक है, घोड़े में जो मैटिंग की प्रक्रिया उसको क्या बोलते हैं? कवरिंग। और कुत्ते में पॉपुलेशन। सुअर में
कपलिंग कहते हैं। ठीक। और मुर्गे में ऐसा कोई नाम है नहीं। और ऊंट में क्या कहते हैं? लखाना। ऊंट में क्या बोलते हैं? लखाना। ठीक है। अब घोड़े की एक्ट ऑफ मैटिंग, जैसे ये कवरिंग है, पॉपुलेशन है, कपलिंग है। ठीक है। तो जो मैटिंग की प्रोसेस है घोड़े में, क्या बोलते हैं इसको? कवरिंग कहते हैं। आप इसको इस तरह से थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि जो घोड़ा है, घोड़े का काम है, मुख्य काम क्या है? दौड़ना। और दौड़ करके किस चीज को कवर करता है वो? दूरी को, डिस्टेंस को कवर करता है। ठीक है। तो डिस्टेंस को कवर करेगा, तो उसी से रिलेटेड वर्ड क्या हो गया? कवरिंग। ठीक है। घोड़ा किससे संबंधित है? दौड़ से। और दौड़ करके किस चीज को कवर करता है? दूरी को। तो क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। कवर, कवरिंग, कवर, कवरिंग। ठीक है। तो घोड़े में जो एक्ट ऑफ मैटिंग है वो क्या कहलाती है? कवरिंग कहलाती है। कुत्ता है जो ह्यूमन के नजदीक है, ज्यादा नजदीक है। ठीक है। पालतू जानवर है। ठीक है। प्रथम पालतू जानवर है मनुष्य का। तो मनुष्य में भी एक्ट ऑफ मैटिंग क्या कहलाती है? कॉपुलेशन कहलाती है। तो उसी तरह से कुत्ते में भी हम ये याद रख सकते हैं कि क्या कहलाती है? कॉपुलेशन हम कहते हैं। ठीक है। सुअर में फिर कपलिंग हो गया। ठीक है। तो इन तीनों में कंफ्यूजन ना हो, कवरिंग, कॉपुलेशन और कपलिंग। तो घोड़े में कवरिंग, डिस्टेंस कवर करता है। कुत्ता ह्यूमन जो प्रजाति है उसके ज्यादा नजदीक है। ठीक है। कॉपुलेशन कहते हैं ह्यूमन में, तो इसी तरह से कॉपुलेशन कुत्ते में भी बोल देंगे। सुअर में कपलिंग हो गया। और ऊंट में लखाना। ठीक। फिर है एक्ट ऑफ पार्चुरेशन। तो एक्ट ऑफ पार्चुरेशन से पहले हम पढ़ेंगे इनके बच्चों के बारे में, कि इनका जो बच्चा है वो क्या कहलाता है। तो गाय में बच्चा जो कहलाता है वो काफ है। उसी तरह से भैंस में भी क्या कहलाता है? काफ कहलाता है। भेड़ के अंदर लैम्ब कहलाता है। क्या कहलाता है भेड़ में? लैम्ब। इसी तरह से जो सीप है, वो सॉरी, गॉट है, उसमें क्या कहला रहा है? किड कहला रहा है। ठीक है। और घोड़े में क्या कहला रहा है? फॉल। देखो, ये फॉल FOAL। ठीक है। ये अलग है, ये फॉल FOAL। फॉल माने जो घोड़े का बच्चा। और एक होता है FOWL। तो वो किसके लिए होता है? मुर्गे के लिए। फॉल। ठीक है। उसका मतलब क्या होता है? मुर्गे के लिए फाउल शब्द यूज किया जाता है। और ये हो गया फॉल, FOAL। ठीक है। ये आपको याद रखना है कि दोनों फॉल, ये नहीं कि साहब के मुर्गी का बच्चा, वो सॉरी, घोड़े का बच्चा हो गया। तो FOAL मुर्गी, घोड़े का बच्चा। और FOWL यानी मुर्गा। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। पपी, कुत्तों के बच्चों को बोलते हैं। पिगलेट। ठीक है। पिग माने सुअर हो गए, लेट मीन्स अभी अभी। ठीक है। तो जो अभी अभी बच्चे हुए सुअर के, उनको क्या बोल दिया? पिगलेट। तो सुअर का नवजात बच्चा क्या हो गया? पिगलेट हो गया। मुर्गी के छोटे छोटे बच्चों को क्या कहते हैं हम? चिक। ठीक है। ये तो हो गई नवजात की बात। तो दोनों गाय भैंस के जो छोटे बच्चे हैं उनको काफ कहते हैं। भेड़ और बकरी में लैम्ब और किड कहते हैं। जो घोड़े का बच्चा उसे फॉल कहते हैं, FOAL। ठीक है। और जो कुत्ते का बच्चा है, ठीक है, छोटा, जैसे हम पिल्ला कहते हैं, तो वही क्या कहला रहा है? पी कहलाता है। और सुअर में पिगलेट कहलाता है। ठीक है। और चिक मुर्गे के अंदर कहलाता। अब जितनी भी प्रसव की क्रिया हैं, अधिकांशतः किससे रिलेटेड हैं? इनके बच्चों से रिलेटेड होती हैं। कि जो इनके बच्चे हैं इनसे संबंधित होती हैं, कि इन्हीं के मतलब जो समझात इनमें नाम दिए गए हैं। जैसे काफ, कावे। ठीक है। काफ, कावे। लैम्ब, लैम्बिंग। किड, किडिंग। फॉल, फॉलिंग। ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल बच्चों से रिलेटेड आ गई प्रसव की प्रक्रियाएं। ठीक है। जो बच्चा है उसी में ING लगा दिया। ठीक। तो काविंग और काविंग, गाय भैंस में दोनों में ही प्रसव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? काविंग कहलाती है। और यदि वहीं सीप में बात करें तो क्या कहलाएगी? क्योंकि सीप का बच्चा क्या कहलाता है? लैम्ब। तो क्या हो गया? लैम्बिंग हो गई। बकरी का बच्चा क्या कहलाता है? किड कहलाता है। तो उसमें क्या हो गई? किड के साथ किडिंग। तो जो बकरी है उसमें प्रसव की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? किडिंग कहलाती है। और घोड़े में उसका बच्चा फॉल कहलाता है, तो फॉलिंग हो गई। अब बात करते हैं कुत्ते की। कुत्ते में पपी है, तो इसका मतलब पपिंग नहीं होगा, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्या कहलाता है? वेल्पिंग कहलाती है। तो कुत्ते के अंदर एक्ट ऑफ पार्चुरेशन, प्रसव की प्रक्रिया, क्या कहलाती है? वेल्पिंग कहलाती है। ठीक है। क्या कहलाती है? वेल्पिंग।
वेल्पिंग कहलाती है। ठीक। पिगलेट में फरोइंग। ठीक है, क्या कहलाती है? फरोइंग कहलाती है। सुअर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके जो प्रसव की प्रक्रिया, सुअर में जो प्रसव की प्रक्रिया है सुअरी की, क्या कहलाती है? फरोइंग कहलाती है। चिक हैं, जब वो अंडे को फोड़ करके बाहर आते हैं, प्रसव प्रक्रिया नहीं, यहाँ क्या है कि जो चूजे हैं, जब वो अंडे को फोड़ करके बाहर आते हैं, तो वह क्या कहलाती है? हैचिंग कहलाती है। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो ठीक, यहाँ तक क्लियर कि जो नवजात बच्चों से ही रिलेटेड क्या होती है? प्रसव की प्रक्रिया होती है। ठीक। बाकी डिफरेंस किसमें है? कुत्ते में और सुअरी में। कुत्ते में क्या बोलते हैं? एक्ट ऑफ पार्चुरेशन। प्रसव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वेल्पिंग कहलाती है। और सुअरी में क्या कहलाती है? फरोइंग कहलाती है। ठीक। अब इनका जो समूह है, यानी ये जो जानवर हैं, जब ग्रुप में रहते हैं, इनका जो ग्रुप है, ठीक है, तो जो समूह में जब ये रहते हैं, तो इनके समूह को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो गाय और भैंस दोनों में ही जो ग्रुप है, उसको क्या कह रहे हैं हम? हर्ड कहते हैं। जिस तरह से हम बात करते हैं ना कि हर्ड रजिस्ट्रेशन, ठीक है, एक्सटेंशन में बात करेंगे कि जो जानवरों का हर्ड रजिस्ट्रेशन होता है वो किन में होता है? मुख्य रूप से गाय भैंस में। ठीक है, तो जो विकासशील पशुपालक होते हैं, ठीक है, जब उनके पास पशुओं की संख्या कहते हैं जो लगभग 5 से अधिक हो, तो उनका क्या किया जाता है? अच्छे पशुओं की संख्या, तो उनका क्या किया जाता है? हॉस्पिटल पर थर्ड रजिस्ट्रेशन किया जाता है। थर्ड रजिस्ट्रेशन से मतलब होता है कि उस किसान के पास जितने भी पशु हैं, उनके टैग नंबर लिखा जाता है, उनकी नस्ल लिखी जाती है, उनकी उम्र लिखी जाती है, उनका प्रोडक्शन लिखा जाता है कि भाई कौन सी भैंस किस टैग नंबर की कितना दूध दे रही है। ठीक है, और कितने ब्यात हो गए। तो ये सब रिकॉर्ड जो रहता है कहाँ पर रहता है? जिस क्षेत्र में वो किसान रह रहा है उसके नजदीकी हॉस्पिटल पर रहता है, हर रजिस्ट्रेशन में। ठीक है, इसका फायदा क्या है हर रजिस्ट्रेशन का? कि यदि कोई भी भैंस लेने वाला आता है और वह पूछता है, ठीक है, कौन सी भैंस कैसी है, तो उसको पहले ही जानकारी मिल जाती है कि भाई इस क्षेत्र में किसके पास हमें अच्छी गाय भैंस मिल सकती है। ठीक है, दूसरा कि जो भी सरकारी योजनाएं आ रही हैं, उन सरकारी योजनाओं का लाभ उस पशुपालक के लिए पहले मिल सके जो अच्छे पशु रख रहा है। ठीक है, पशुपालन के प्रति जो थोड़ा सा सजग है। ठीक है, तो ये उसके लाभ, उनके बारे में और डिटेल में बाद में बात करेंगे। तो हर्ड क्या हो गया? एक तरह से गाय भैंसों के समूह को हम क्या बोल रहे हैं? हर्ड कहते हैं। दूसरा है कि जो भेड़ है, तो भेड़ों का जो समूह है वो क्या कहलाता है? फ्लॉक कहलाता है। और दूसरा फ्लॉक किसका कहलाता है? जो मुर्गियां हैं। ठीक है, तो मुर्गी हो गई और भेड़ हो गई, दोनों का जो समूह है वो क्या कहलाता है? फ्लॉक कहलाता है। हर्ड किसका कहलाता है? गाय भैंस का कहलाता है। फ्लॉक किसका कहलाता है? भेड़ और जो मुर्गियां हैं उनका जो समूह है वह क्या कहलाता है? फ्लॉक कहलाता है। ठीक। ट्रिप और बैंड, ठीक है, जो बकरी है उसका जो समूह है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? या तो उसको ट्रिप बोलते हैं या उसको क्या कह सकते हैं हम? बैंड कह सकते हैं। ठीक है, और घोड़ों का जो समूह है वो क्या कहलाता है? पैक कहलाता है। ऊंटों सॉरी जो कुत्ते हैं, कुत्तों का जो समूह है, कुत्तों का जो समूह है वो क्या कहलाता है? कैनल। जैसे आपने सुना होगा अलग अलग कैनल क्लब होते हैं, तो जिसमें अलग अलग जो उनकी ब्रीड है, नस्ल है, उनके हिसाब से उनके कैनल क्लब बने हुए रहते हैं। तो जो डॉग्स का अच्छा प्रदर्शन होता है तो वो कैनल क्लब थोड़े से फेमस हो जाते हैं। ठीक है, तो एक तरह से जो कुत्तों का अच्छा समूह है, मेनली तो कुत्तों के समूह को ही क्या बोल रहे हैं हम? कैनल कहते हैं। ठीक। तो डॉग शो वगैरह हम जब होते हैं तो ये रिप्रेजेंट किया जाता है कि जो अच्छा डॉग है या जो भी डॉग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो किस कैनल क्लब से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो कुत्तों का समूह क्या कहलाता है? कैनल कहलाता है। और जो सुअर हैं, तो सुअरों का समूह क्या कहलाता है? ड्रॉग कहलाता है। DROVE, ड्रॉग। तो सुअरों का समूह क्या हो गया? ड्रॉग। फ्लॉक हमने बात कर ली कि जो क्या नाम मुर्गियां और भेड़ हैं उनका जो समूह है वो क्या कहला रहा है? फ्लॉक। लास्ट जो ऊंट है, ऊंटों का समूह क्या कहलाता है? टोला। ठीक है, गांवों में जनरली सब यूज करते हैं ना कि जब छोटे बच्चे ज्यादा एक ग्रुप में घूमते हैं कि भाई कहाँ टोली कहाँ चल दी,
हैं, ठीक है। और यहाँ टोला कहाँ चल दिया, तो टोला क्या है, बेसिकली जो ऊंट हैं उनका समूह कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बातें क्लियर। अब मेन चीज बात करें तो मेल हैं उनके तो ज्यादातर हमें नाम याद रहते ही हैं, ठीक है। बुल सामान्य शब्द का है, ठीक है, काम में आता है। बकरी का बक हो गया, भेड़ का रैम हो गया, घोड़े को स्टेलियन, डॉग, बोर, कॉक, ऑन्ट और मैया। उनका जो मेल है उसी को ऑन्ट भी बोलते हैं और मैया भी बोलते हैं। काव, बफेलो, ईव, ईव टीजिंग जैसे बना है वो किससे बना है, भेड़ से बना है। ईव यानी भेड़, जो फीमेल भेड़ है वो क्या कहला रही है, ईव कहला रही है। गॉट या नैनी, ठीक है, ये फीमेल बकरी हो गई। मेयर घोड़ी के लिए। बिच, सो, हैन, सेंड, सेंड किसके लिए, जो ऊंटनी है, वयस्क मादा है, ठीक। समागम की प्रक्रिया में एक भेड़ का जो एक्ट ऑफ मैटिंग है ये इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछने की संभावना ज्यादा रहती है। और दूसरा घोड़े का कवरिंग, ठीक है। तो घोड़े में एक्ट ऑफ मैटिंग क्या कहलाती है, कवरिंग कहलाती है। और भेड़ में टपिंग कहलाती है। बाकी प्रसव की प्रक्रिया बच्चों से संबंधित है ज्यादा की। बाकी जो दो थोड़ी सी अलग हैं वो कौन सी है, वेल्पिंग और फरोइंग। वेल्पिंग कहलाती है किसमें, जो मादा कुतिया है, सॉरी जो कुतिया है या कुत्ते की जो प्रजाति है उसमें जो प्रसव की प्रक्रिया वो क्या कहलाती है, वेल्पिंग कहलाती है। और सुअरी में प्रसव की प्रक्रिया फरोइंग कहलाती है, ठीक। तो बाकी इनके बच्चों में एक फॉल याद रखना है घोड़े का। बाकी समूह में हर्ड गाय भैंस से संबंधित है, फ्लॉक सीप और जो मुर्गियां हैं उनसे संबंधित है, पैक घोड़े से, ड्रॉव सुअर से, और ट्रिप और बैंड अपने बकरी से संबंधित होता है, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी जो कुछ शब्द है उन पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, बाकी के ज्यादा ऐसे कोई हार है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब जो ये जानवर हैं इनके आवास को क्या नाम दिया गया, जहां पर ये रहते हैं उसको क्या नाम देते हैं या क्या कहलाते हैं। तो गाय भैंस का जो भी हाउस है या जहां पर इसको रखते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बार्न कहते हैं या बायरे कहते हैं। बार्न या बायरे बोला जाता है। सेम भैंस के लिए बार्न या बायरे। भेड़ के लिए पेन शब्द का यूज किया जाता है। भेड़ का जो हाउस है या आवास है, घर है, वो क्या कहलाता है, पेन। बकरी का, भेड़ और बकरी दोनों को क्या हो गया, पेन। घोड़े के लिए स्टेबल, जैसे हम पहले कहते हैं ना अस्तबल, स्टेबल, तो अस्तबल घोड़ों का घर बोला जाता है, अस्तबल। तो अस्तबल से रिलेटेड क्या हो गया, स्टेबल, ठीक है। अष्टबल और अस्तबल, तो स्टेबल और अस्तबल, तो इसको इस तरह से याद रखें। घोड़ों का जो हाउस है वो क्या कहलाता है, स्टेबल कहलाता है, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अस्तबल। उसी तरह से कुत्तों के लिए जो समूह था उसको हम क्या बोल रहे थे, कैनल, ठीक है। और इसके घर को भी क्या कहा जाता है, कैनल कहा जाता है, ठीक है। कुत्तों का आवास भी और उनका समूह भी दोनों ही क्या कहलाते हैं, कैनल कहलाते हैं। सुअर का क्या कहलाता है, स्टाई, STY, ठीक है। तो सुअर का आवास क्या कहलाता है, स्टाई कहलाता है, ठीक। तो दो दो के जोड़े से बन गए इसमें। गाय भैंस में बार्न बोलते हैं या बायरे बोलते हैं, भेड़ और बकरी में पैन बोलते हैं, घोड़े में अस्तबल, स्टेबल, ठीक है, इससे रिलेटेड हो गया। कुत्ते में कैनल क्लब हो गया, वो कैनल क्लब से रिलेटेड, क्योंकि घर भी इनका कैनल कहलाता है, और आवास भी, सॉरी वो ग्रुप भी क्या कहलाता है, कैनल कहलाता है। सुअर के को स्टाई बोलते हैं। अब है अगला कि जो ये जानवर हैं इनकी जो आवाज निकलती है, ठीक है, जैसे भैंस की आवाज कुत्ते तेज होती है, बकरी की थोड़ी सी कम होती है, कुत्ते का भौंकना, ठीक है, बिल्ली जो, और इनके जैसे जो घोड़ा है घोड़े का हिनहिनाना, तो इनकी आवाज को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो गाय भैंस हिंदी में क्या बोलते हैं, रैंकना, ठीक है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, बैलोई। क्या कह रहे हैं, बैलोई। जैसे आपने देखा होगा कि जो गाड़ियां हैं या ट्रक हैं या ट्रॉली जो होती हैं उनके पीछे लिखा होता है ना, बिलो द हॉर्न, ठीक है, कि हॉर्न बजाओ। तो हॉर्न क्या एक तरह से रेंकता है, यानी भैंस की तरह तेज आवाज करता है, तो वो क्या है, रेंकना। तो भैंस की आवाज और गाय की आवाज क्या कहलाती है, बेलोइंग कहलाती है।
ठीक है, बेलोइंग कहलाती है। तो गाय और भैंस दोनों में ही जो इनकी आवाज है क्या कहला रही है? बेलोइंग कहलाती है। भेड़ में ब्लीटिंग, भेड़ और बकरी दोनों में ही क्या कहला रही है? ब्लीटिंग। ब्लीटिंग यानी एक तरह से मिमियाना। ठीक है, क्या कहलाती है? ब्लीटिंग कहलाती है। इसमें तो हो गया रेंकना, और इसमें हो गया मिमियाना। और घोड़े में नजी। ठीक है, घोड़े में क्या बोलते हैं इसको? नजिंग, यानी हिन हिनाना। हिन हिनाना। इसी तरह से कुत्ते की बात करें तो कुत्ते में क्या कहलाती है? बार्किंग। ठीक है, कुत्ता क्या करता है? भौंकता है। ठीक है, तो उसकी जो भौंकना है कुत्ते का, उसकी आवाज को हम क्या कह रहे हैं? बार्किंग। ठीक है, और सुअर में उसकी जो आवाज है गुड़गुड़ाहट की वहीं उसको क्या बोलते हैं? ग्रंटिंग। ठीक है, ये तो हो गया बार्किंग, और ये क्या हो गया? ग्रंटिंग। ठीक है, तो बार्किंग और ग्रंटिंग। तो बार्किंग तो है कुत्ते में, और ग्रंटिंग है सुअर में। ठीक है, सुअर का वही गुर्रान क्या कहला रहा है? एक तरह से ग्रंटिंग कहलाता है। और जो मुर्गों की आवाज है, ठीक है, उनका कवरल है, तो वो क्या कहलाता है? क्रोइंग। यानी एक तरह से जब वो सभी पक्षी आवाज करते हैं, एक तरह से कुछ कौवे की सी आवाज हो जाती है, तेज आवाज उनकी आती है। तो क्रो, CRO W, क्रो, तो क्रोइंग हो गई इनकी आवाज, है ना? तो आवाज कैसी हो जाती है जब सभी पक्षी, ये जो मुर्गे हैं, मुर्गे की तरह, तो उसको बोलते हैं क्रोइंग। ठीक है, तो चहचहाना तो क्या हो गया? एक सिंगल पक्षी की आवाज होगी। ठीक है, चहचहाना। लेकिन जब ये सभी एक साथ आवाज करते हैं तो वो आवाज तेज सुनाई देती है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? क्रोइंग बोल देते हैं। ठीक है, तो मुर्गों, मुर्गा या मुर्गी की जो आवाज है उनकी, वो क्या कहलाती है? क्रोइंग कहलाती है। ठीक, तो गाय भैंस की बेलोइंग। ठीक है, रैंकना हो गई। भेड़ बकरियों की दोनों की ब्लीटिंग हो गई, यानी मिमियाना। और घोड़े की नजिंग, जिसको हिनहिनाना कहते हैं। और कुत्ते की बार्किंग, सुअर की ग्रंटिंग, और मुर्गा की क्रोइंग कहलाती है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर? तो सबसे पहले तो हमने जहाँ वयस्क नर, वयस्क मादा, समागम की क्रिया, प्रसव की क्रिया, नवजात और समूह, इन सब के बारे में बात कर ली। और उसके बाद हमने जो भी ये जानवर हैं उनके आवास और उनकी आवाज के बारे में बात हम कर चुके हैं। ठीक है, अब ये जितने भी जानवर हैं, इनका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या कहलाता है? ठीक है, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले जो इनका वैज्ञानिक नामकरण जो पद्धति है, इसके बारे में जो एक विचार दिया था, ठीक है, वो दिया था कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, तो सबसे पहले जो नामकरण की, वैज्ञानिक नामकरण की जो पद्धति दी गई, उसके बारे में जो विचार दिया गया, वो किसने दिया? कैरोलस लीनियस ने, जिसको हम बोलते हैं द्विनाम पद्धति। तो जो कैरोलस लीनियस ने जो पद्धति दी, तब लगभग 1753 में जो पद्धति दी, सन 1753 सन में, तो सन 1753 में वो कौन सी थी? द्विनाम पद्धति। ठीक है, बाइनोमियल नोमन क्लेचर। ठीक है, इसमें किसी भी जो जानवर है, ठीक है, तो उसके दो नाम को जोड़ करके उसका नाम दिया, वैज्ञानिक नाम दिया गया। ठीक है, किसने दी? कैरोलस लीनियस ने दी। उस पद्धति का नाम क्या था? द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल नोमन क्लेचर। ठीक है, कब दिया? 1753 में दिया। अब जो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था, उसकी जो भाषा थी वो कौन सी थी? लैटिन भाषा। कौन सी भाषा थी? लैटिन भाषा में ये दिए गए। ठीक है, अब पहले ही बात कर रहे थे कि द्विनाम पद्धति है तो किसी भी नाम में दो चीजें शामिल रहेंगी। कौन कौन सी? एक तो जिस
भी हम जानवर की या सजीव की आ, जो द्विनाम लिख रहे हैं, द्विनाम पद्धति में जो नाम लिख रहे हैं, वैज्ञानिक नाम जो लिख रहे हैं, उसमें जो पहला नाम लिखा जाता है वो किसका लिखा जाता है? उसके जीनस का लिखा जाता है। और दूसरा नाम जो लिखा जाता है उसकी स्पीसीज का लिखा जाता है। ठीक है, तो पहला नाम उसके जीनस को प्रदर्शित करता है और दूसरा नाम उसकी स्पीसीज को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो अब जो जिन भी जानवरों के बारे में हमने बात की है, तो उनके बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अनुसार, द्विनाम पद्धति के अनुसार वैज्ञानिक नाम क्या क्या होते हैं, तो इसके बारे में देखो। तो पहला है देसी गाय और विदेशी गाय। ठीक है, देसी गाय यानी अपने इंडिया की हैं, तो बॉस इंडिया से इंडिकस। ठीक है, क्या हो गया? बॉस इंडिकस। विदेशी गाय को क्या बोला जाता है? बॉस टॉरस। क्या हो गया? बॉस टॉरस। ठीक है, टॉरस शब्द लग गया। बॉस इंडिकस और बॉस टॉरस। ठीक है, हमने बात की थी कि जो पहला शब्द है, ठीक है, इनमें किसका है? जीनस का है, और दूसरा किसका है? स्पीसीज का। तो बॉस तो क्या हो गया दोनों में? इनका जीनस हो गया। ठीक है, और जो दूसरा है इंडिकस है और टॉरस है, वो क्या हो गई? इनकी स्पीसीज हो गई। इसी तरह से भैंसों की बात करें हम, तो भैंसों का जो नाम है वो क्या है? बूबेलस, बूबेलिस। तो बूबेलस और बूबेलिस। ठीक है, तो भैंसों का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? बूबेलस, बूबेलिस। भेड़ों की बात करें, तो जो भेड़ का द्विनाम पद्धति के अनुसार जो नाम है, ओविस एरीज। ओविस एरीज, ये भेड़ों का नाम हो गया। बकरी कैप्रा हिरकस। ठीक है, तो जो कैप्रा हिरकस है, उसमें कैप्रा जीनस और हिरकस इनकी स्पीसीज हो गई। घोड़े में इक्वस कैबेलस। ठीक है, क्या हो गया? इक्वस कैबेलस, इक्वस कैबेलस। ठीक है, इसी तरह से गधे में इक्वस तो सेम हो गया, और ये एसीनस। गधे का नाम क्या हो जाता है? इक्वस एसीनस। अब ऊंट की बात करते हैं, तो जो ऊंट हैं वो दो प्रकार के होते हैं ना। एक होते हैं सिंगल हम, और दूसरे होते हैं डबल हम। सिंगल हम यानी जिनमें एक कूबड़ पाया जाता है, और दूसरे होते हैं डबल हम, जिनमें दो कूबड़ पाए जाते हैं। इंडिया में सामान्यतः एक कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं, लेकिन जो दो कुबड़ वाले ऊंट हैं, अपने यहाँ इंडिया में मुख्यतः लेह और लद्दाख में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो डबल हुम्प वाले ऊंट हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? लेह लद्दाख में। ठीक, अब इनको नाम क्या दिया गया है? तो पहले तो हैं कैमेलस ड्रोमेडेरियस। ठीक है, कैमेलस ड्रोमेडेरियस। और दूसरे हो गए कैमेलस बैक्टीरियनस। बैक्टीरियनस। ठीक है, तो ये हो गए दोनों डबल हम्प और सिंगल हम्प। ठीक है, अब है कुत्ता। तो कुत्ता किससे है? जीनस क्या है इसका? कैनिस। और इसकी स्पीसीज फेमिलियरिस। ठीक है, तो कैनिस फेमिलियरिस। बिल्ली की थैलिस कैटस। ठीक है, या फिर इसके लिए एक शब्द और यूज कर लिया जाता है, फेलस डोमेस्टिकस। ठीक है, कौन सा? फेलस डोमेस्टिकस। ठीक है, तो ये भी इसके लिए शब्द यूज किया जाता है, फेलिस कैटस या फेलिस डोमेस्टिकस। और कुत्ते के लिए फेलस, ओ सॉरी, कैनिस फेमिलियरिस। सुअर की बात करें, तो सुअर के लिए सस डोमेस्टिकस। ठीक है, और सस स्क्रोफा। ठीक है, दो ये शब्द हैं जो मतलब सस स्क्रोफा जो कि अपने जंगली सुअर है उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है,
सस डोमेस्टिकस और सस स्क्रोफा। मुर्गी गैलस डोमेस्टिकस। सर ये और बॉस खरगोश के लिए निकस और बॉस टेरेस में इसमें सिंगल डबल एस है या सिंगल एस आएगा? इसमें ये विदेशी का है बॉस में बॉस। ये नहीं, सिंगल ही है इसमें, है ना। ठीक, बॉस में है ना। तो इसको बाद में हम क्लियर कर लेंगे, और ठीक है। और बाकी जो हैं, और बताओ। ठीक है, आगे चलते हैं अब। तो ये बात हुई खरगोश की, हो गई क्या? ऑरिक्टोलेगस क्यूनिकुलस। ऑरिक्टोलेगस और क्यूनिकुलस। ठीक है, तो ये हो गए अपने सभी जो वैज्ञानिक नाम है। ठीक। तो सबसे पहले सभी के जो अलग अलग अवस्था के जो जानवर हैं, वयस्क नर, वयस्क मादा, ठीक है, इनमें समागम की प्रक्रिया, इनके नवजात बच्चे, ठीक है, इन सब के बारे में बात कर चुके हैं, इनके घर, ठीक है, और इनके समूह के नाम। फिर हो गए इनके सभी के जो वैज्ञानिक नाम है। ठीक। अब आगे देखो, वैसे तो ये सभी चीजें जो गर्भकाल की बात है, ये आगे भी आएंगी, आपकी फिजियोलॉजी में भी आएंगी, और आपके जो गायनिकोलॉजी है उसमें भी ये आएंगी। ठीक है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर एक बार जनरली बात कर लेते हैं। ठीक, गौवंश के लिए। तो गौवंश में अगर हम गेस्टेशन पीरियड की बात करें, पहली चीज तो ये कि जो गेस्टेशन पीरियड है, गर्भकाल है, वो किसे कहते हैं? ठीक है, तो गर्भकाल कहते हैं कि निषेचन से, देखिए, गर्भकाल किसे कहेंगे? निषेचन से लेकर, कौन सा समय? निषेचन से लेकर, और कब तक? प्रसव से पहले, प्रसव से पहले का जो समय है। ठीक है, निषेचन किसे कह रहे हैं हम? अंडाणु और शुक्राणु के मिलने को क्या कह रहे हैं हम? निषेचन कह रहे हैं। और प्रसव यानी जो बच्चा है, जन्म कैनाल के रास्ते यानी बर्थ कैनाल के रास्ते या जन्म नाल के रास्ते जब बाहर आता है, उससे पहले का जो समय है, तो इन दोनों के जो बीच का समय है, वह क्या कहलाता है? गर्भकाल कहलाता है। तो अब यही जो समय है, अलग अलग जानवरों में कितना होता है? ठीक है, गेस्टेशन पीरियड या गर्भकाल कितना होता है? तो गौवंश की बात करें तो 9 महीने 9 दिन, ये एक अलग से तरीका, जैसे आप कहते हैं ना, थोड़ा सा आसान रहता है याद करने के लिए। ठीक है, तो गौवंश में 9 महीने 9 दिन। भैंस की बात करें तो भैंस में लगभग ये 10 महीने 10 दिन। अगर इनमें दिनों की बात हम करें, ठीक है, तो आप इसको इसी तरह से कैलकुलेट करके प्लस माइनस 1 2 दिन का हम जो ऑप्शन अपना रहेगा, उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो 9 महीने 9 दिन। घोड़ी में 11 महीने 11 दिन, तो यानी 9 10 11 एक सीरीज हो गई। अब भेड़ों में और बकरियों में ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों में ही हम 5 महीने 5 दिन यूज करते हैं। ठीक है, जनरल टर्म में हम क्या यूज करते हैं दोनों में ही, भेड़ में और बकरियों में? 5 मंथ 5 डेज। लेकिन अगर दिनों में बात आए तो भेड़ में 145 से 150 दिन होता है, और वहीं बकरियों में कितना हो जाता है? ये 155 दिन हो जाता है। ठीक है, तो भेड़ों में और बकरियों में यदि मंथ के हिसाब से चलें हम, मंथ और डे के हिसाब से, तो 5 महीने 5 दिन बोला जाता है। और वहीं दिनों में जब हम आ जाएं, तो दिनों के हिसाब से जो भेड़ है उसमें 145 से 150 दिन हो जाता है गर्भकाल, और बकरियों में 155 दिन माना जाता है। सुअर की बात करें, सुअरी में तो क्या हो गया? 3 मंथ 3 वीक और 3 डे। ठीक है, और इनका जो एवरेज निकल करके आता है वो 112 से
115 दिन के बीच का आता है। तो सुअरी का जो गर्भकाल है वो 112 से 115 दिन के बीच होता है। और बिच में बात करें तो 2 महीने 2 दिन, ठीक है, यानी 60 से 62 दिन भी हम यूज कर सकते हैं। तो जनरली इसको 62 दिन और 2 महीने 2 दिन, यानी 30 और 30 60 और 2 62। ऊंटनी में 13 महीने 13 दिन, और दिनों में अगर पूछे तो 390 दिन। ठीक है। तो ये बात हो गई अपनी किससे संबंधित, गर्भकाल से संबंधित। तो गर्भकाल किसे कह रहे थे हम, निषेचन से लेकर के प्रसव के बीच का समय क्या कहलाता है, गर्भकाल कहलाता है ना। तो अलग अलग जानवरों में ये अलग अलग है। गौवंश में 9 महीने 9 दिन, भैंस में 10 महीने 10 दिन, घोड़ी में 11 महीने 11 दिन, भेड़ और बकरी दोनों के लिए एक यूज किया जाता है 5 महीने 5 दिन। लेकिन अगर दिनों की बात करें तो भेड़ में रहता है 145 से 150 दिन, और बकरी में यही कितना हो जाता है, 155 दिन हो जाता है। सुअरी में 333, 3 मंथ, 3 वीक और 3। ठीक है। ये है डायरेक्ट, ऐसा नहीं कि भाई कि हम वीक को भूल जाएं यहाँ पर, है ना। तो क्या होता है, 3 महीने, क्योंकि वीक जो आ रहा है केवल यहीं पे आ रहा है। तो 3 महीने 3 सप्ताह और 3 दिन। और कुतिया में 2 महीने 2 दिन ये होता है। और ऊंटनी में 13 महीने 13 दिन का गर्भकाल होता है। तो देखिए, तो ये तो बात हो गई अपनी जो पिछली थी कि जनरल टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, कि जो भी जानवर थे उनके नाम वगैरह और गर्भकाल उनके घर वगैरह से संबंधित। अब पशु आवास की बात करें हम। ठीक है, पशु आवास यानी जहां पर जानवर रह रहा है। ठीक है। तो उस आवास की साफ सफाई किस तरह से होनी चाहिए, या किस तरह से हम कर सकते हैं, कौन कौन से पदार्थों का उपयोग हम करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली जो पशु आवास की सफाई है, यहाँ पर एक शब्द और यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं हम सैनिटेशन। कौन सा शब्द यूज करते हैं हम, सैनिटेशन। ठीक है। तो इसका भी मतलब क्या है कि एक तरह से हाइजेनिक कंडीशन, यानी जो कंटामिनेशन फ्री, यानी संक्रमण से रहित वातावरण तैयार करना, जिससे कि जो संक्रामक बीमारियां हैं वो एक जानवर से दूसरे जानवर में ना लगें। ठीक है। मनुष्य से जानवर में ना लगें और जानवर से मनुष्य में ना लगें। और कुल मिलाकर के जो भी अ, उपकरण पशु आवास में काम में आ रहे हैं वो सभी संक्रमण रहित हों और साफ सफाई से पूर्ण हो। ठीक है। तो वही चीज क्या कहलाती है, सैनिटेशन कहलाती है। अब इसके उद्देश्य क्या हैं सैनिटेशन के, कि भाई सबसे पहले तो अगर संक्रमण फ्री रहेगा तो जानवरों में किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। ठीक है। दूसरा, जो मक्खी मच्छर हैं वो वहां पर नहीं रहेंगे। तो जो वेक्टर वाली बीमारियां, यानी एक जानवर से दूसरे जानवर होने वाली बीमारियां वो नहीं होंगी। यानी जो परजीवी हैं वो वहां पर, मक्खी मच्छर हैं मरेंगे तो परजीवी भी वहां पर नहीं पनपेंगे। अगर वो नहीं पनपेंगे तो जानवर भी क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। और जानवर स्वस्थ रहेगा तो जो दुग्ध उत्पादन है, या जो भी हम पशु से उत्पादन ले रहे हैं वो हमें अच्छा मिलेगा। तो ये उद्देश्य होते हैं पशु की साफ सफाई की। ठीक है। तो बेसिकली जो पशुशाला है और उसके जो उपकरण जो भी काम में आ रहे हैं पशुओं के रख रखाव के लिए, उनको साफ स्वच्छ, ठीक है, और जो सूक्ष्म जीव हैं उनसे मुक्त रखना ही क्या कहलाता है, सैनिटेशन कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ टर्म आती हैं, जैसे आता है डिसइंफेक्टेंट। और एक होता है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्टेंट और डिसइंफेक्शन, दोनों में क्या अंतर है और क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले जो डिसइंफेक्टेंट है वो क्या किन्हें कहते हैं हम, तो ऐसे पदार्थ या ऐसे रासायनिक पदार्थ, ठीक है, कोई भी पदार्थ हो सकते हैं, रासायनिक भी हो सकते हैं वो, जो किसी सतह को, और कैसी सतह होगी वो,
निर्जीव। वे रासायनिक पदार्थ जो किसी सतह को, और सतह कैसी है ये, निर्जीव, ठीक है, किसी सतह को सूक्ष्म जीवों से रहित करने में काम आते हैं, ठीक है, या किसी जो निर्जीव सतह है उससे सूक्ष्म जीवों को मारते हैं, तो वो रासायनिक पदार्थ, ठीक है, एक रासायनिक पदार्थ का हम मोस्टली यूज करते हैं। बाकी कुछ चीजें और भी हो सकती हैं, ठीक है। बात करेंगे प्राकृतिक चीजों में आती हैं कुछ चीजें, जैसे पानी हो गया, गर्म पानी हो गया, वाष्प हो गई, ठीक है, तो इनका भी हम डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग कर सकते हैं। तो वे पदार्थ या वे रासायनिक पदार्थ जो किसी सतह से, और सतह कैसी है, निर्जीव, ये इंपॉर्टेंट, कैसी सतह है वो, निर्जीव सतह से सूक्ष्म जीवों को मारने में काम आते हैं, क्या कहलाते हैं, डिसइंफेक्टेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डिसइंफेक्टेंट कहलाते हैं। अब वहीं दूसरी टर्म है डिसइंफेक्शन, ठीक है, डिसइंफेक्शन किसे कहेंगे, डिसइंफेक्शन कहेंगे कि जो रासायनिक पदार्थों की सहायता से या डिसइंफेक्टेंट पदार्थों की सहायता से सूक्ष्म जीवों को मारने की क्रिया, ठीक है, इनकी जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है सूक्ष्म जीवों को मारने की, वही क्या कहलाती है, डिसइंफेक्शन कहलाती है, ठीक है। देखो इनको दोनों को एक साथ देख लेते हैं आप। डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन क्या है, डिसइंफेक्टेंट। अब डिसइंफेक्टेंट से मतलब आप समझ गए, ठीक है, ऐसे रासायनिक पदार्थ या वे पदार्थ जो किसी सतह से, और सतह कैसी है, निर्जीव, उससे सूक्ष्म जीवों को मारने के काम आते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, डिसइंफेक्टेंट। तो डिसइंफेक्टेंट की सहायता से, डिसइंफेक्टेंट की सहायता से किसी निर्जीव सतह से सूक्ष्म जीवों को मारने की प्रक्रिया या इसकी जो प्रोसेस है वह क्या कहलाती है, डिसइंफेक्शन कहलाती है, ठीक है। तो डिसइंफेक्टेंट तो क्या हो गए, ऐसे पदार्थ जो किसी जो किसी निर्जीव सतह से सूक्ष्म जीवों को मारने के काम आते हैं, वो तो क्या कहला रहे थे, डिसइंफेक्टेंट। और उन्हीं पदार्थों की सहायता से, जो डिसइंफेक्टेंट पदार्थ हैं उनकी सहायता से जब हम सूक्ष्म जीवों को मारने की जो पूरी प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसी को बोलते हैं हम डिसइंफेक्शन, ठीक है। और इसी प्रक्रिया का जो उपयोग है वो किस में किया जाता है, जो पशुशाला है उसकी सफाई में किया जाता है, ठीक है। अगर इसी चीज को, यानी निर्जीव सतह की जगह केवल सजीव सतह कर दी जाए, है ना, यानी पदार्थों का भी उपयोग कर रहे हैं, कैसे रासायनिक पदार्थ हैं उनका उपयोग कर रहे हैं, कैसी सतह पर, सजीव सतह पर कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए कर रहे हैं, तो यही डिसइंफेक्टेंट पदार्थ क्या कहलाते हैं, एंटीसेप्टिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एंटीसेप्टिक कहलाते हैं। डिसइंफेक्टेंट की तरह ही होते हैं, लेकिन इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, सजीव सतह पर, यानी वे रासायनिक पदार्थ जो सजीव सतह से सूक्ष्म जीवों को मारने के काम आते हैं, क्या कहलाते हैं, एंटीसेप्टिक कहलाते हैं।
और इसी तरह से एंटीसेप्सिस, किसी सजीव सतह से सूक्ष्म जीवों को मारने की प्रोसेस प्रक्रिया क्या कहलाती है? एंटीसेप्सिस कहलाती है। ठीक है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जितने भी एंटीसेप्टिक हैं, एंटी, ये कहें कि सभी एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट की तरह कार्य कर सकते हैं। यानी जितने भी एंटीसेप्टिक हैं वो डिसइंफेक्टेंट की तरह कार्य कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन सभी डिसइंफेक्टेंट एंटीसेप्टिक नहीं हो सकते, एंटीसेप्टिक नहीं हो सकते हैं, एंटीसेप्टिक की तरह कार्य नहीं करते हैं। ठीक है। तो डिसइंफेक्टेंट किस पर काम करते हैं? निर्जीव सतह पर काम करते हैं। क्या करते हैं? सूक्ष्म जीवों को मारते हैं। वहीं एंटीसेप्टिक सजीव सतह पर काम करते हैं, त्वचा पर काम करते हैं, श्लेष्मा झिल्ली पर काम करते हैं, किसी घाव से सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए काम में लिए जाते हैं। ठीक है, ड्रेसिंग वगैरह में। तो वो क्या कहलाते हैं? एंटीसेप्टिक। निर्जीव सतह से सूक्ष्म जीवों को हटाने की जो प्रक्रिया है, किसकी सहायता से? डिसइंफेक्टेंट की सहायता से। क्या कहलाती है? डिसइंफेक्शन कहलाती है। और वहीं सजीव सतह से हम हटाएं सूक्ष्म जीवों को, उसकी जो प्रक्रिया पूरी प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? एंटीसेप्सिस कहलाती है। ठीक है। तो ये तो बात हो गई डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्शन और एंटीसेप्सिस से संबंधित। अब देखते हैं कि जो पशुशाला है उसमें कौन कौन सी पदार्थों का उपयोग हम करते हैं। ठीक है। तो पहला है भौतिक कारक। तो भौतिक कारक में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? देखिए, सूर्य का प्रकाश है, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने में काम में आता है। ठीक है। जो इसकी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, ठीक है, उसकी सहायता से। दूसरा है ऊष्मा। ठीक है, गर्मी की सहायता से आग जला करके, ठीक है, जैसे इसमें अग्नि भी आ रही है, ऊष्मा यानी हमने हीट पैदा कर दी जला करके, उससे भी सूक्ष्म जीव मरते हैं। गर्म पानी के छिड़काव के द्वारा, ठीक, गर्म पानी के छिड़काव के द्वारा, यानी फार्म में हम गर्म पानी से जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं या जो भी मेंजर वगैरह हो गई, नाली वगैरह हो गई, लड़ामनी वगैरह हो गई, उनको हम धोते हैं, सफाई करते हैं, तो उससे भी क्या है? सूक्ष्म जीव जल्दी नष्ट होते हैं। और भाप की सहायता से। तो ये तो हो गए भौतिक कारक। ठीक है, कौन कौन से? सूर्य का प्रकाश, ऊष्मा, गर्म पानी, भाप और अग्नि। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं रासायनिक पदार्थ। रासायनिक पदार्थों में सोडियम बाइकार्ब सॉरी सोडियम कार्बोनेट, कास्टिक सोडा, चूना, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट, फॉर्मेलिन और 2% सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा फिनॉल भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, और फिनाइल भी इसी कैटेगरी के अंतर्गत आती है। ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखने हैं कि रासायनिक कारकों में ये चीजें आती हैं, ये रसायन आते हैं। गैसीय पदार्थों में सल्फर डाइऑक्साइड गैस आ जाती है, क्लोरीन गैस आ जाती है और फॉर्मेलिन गैस आती है। तो इन गैसों का उपयोग भी जो फार्म है, जो पशु आवास है, उसमें कर सकते हैं। किस लिए? सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए। ठीक है। किस तरह से काम कर रहे हैं ये? डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करते हैं। और डिसइंफेक्शन प्रोसेस के द्वारा हम फार्म को क्या करते हैं? सैनिटेशन करते हैं, साफ सफाई करते हैं। ठीक है। तो ये बात होगी अपनी फार्म से संबंधित। ठीक है। तो
इस तरह से अपना लगभग लगभग ये यहाँ पे अपना कंप्लीट है। ठीक है, अब कुछ टर्मिनोलॉजी की और बात कर लेते हैं कि देखिए, एक शब्द आता है हीफर। कौन सा है? हीफर। ठीक है, तो हीफर किसे कहते हैं? तो हीफर कहते हैं कि ऐसी मादा जो, या जब वो गाय हो चाहे भैंस हो, जो अभी तक गर्भित नहीं हुई है। ठीक है, तो ऐसी मादा पशु, चाहे तो वो गाय हो या भैंस हो, ठीक है, जो अभी तक, यानी कितने, यानी लगभग उसकी क्या है कि एज जो हो गई है, मतलब 1 2 साल 3 साल, यानी गर्भित नहीं हुई है, तब तक वो क्या कहलाएगी? गर्भित नहीं हुई है। तो वो क्या कहलाती है? ऐसी वयस्क मादा पशु जो अभी तक गर्भित नहीं हुई है, तो क्या कहलाती है वो? हीफर कहलाती है। ठीक है, दूसरा है ओपन एनिमल। एक नाम आता है ओपन एनिमल। ठीक, इसमें क्या है कि मादा पशु ही आएगा, यानी ऐसी मादा जो अभी तक ब्रीड नहीं किया है, यानी ब्रेड नहीं किया है उसने, ठीक है, ब्रीडिंग नहीं की है। ठीक है, या ये कहें कि उसने समागम नहीं किया है, समागम अभी तक नहीं किया है। ठीक है, तो वो मादा क्या कहलाएगी? ओपन एनिमल कहलाएगा। इसमें जो हीफर है, इसमें समागम हो सकता है पहले, ठीक है, लेकिन वो गर्भित नहीं हुई है। ठीक है, यहाँ पर समागम हो सकता है, जरूरी नहीं है कि समागम यहाँ पर भी ना हुआ हो। ठीक है, समागम हो गया है, लेकिन फिर भी गर्भित नहीं हुई है वो, एक आध बार हो गया है, तो वो गर्भित नहीं, तो वो तब तक क्या कहला रही है? हीफर कहला रही है। लेकिन जो जिसने अभी तक एक भी बार समागम या मैटिंग नहीं हुई है, तो वह जानवर क्या कहला रहा है? वो मादा क्या कहला रही है? ओपन एनिमल कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट है वेट एनिमल। वेट एनिमल, दूध देने वाली गाय। यानी जो गाय या जो भी मादा पशु दूध दे रही है, गाय भैंस, तो वो क्या कहलाती है? जो अभी दूध दे रही है, तो वो क्या कहला रही है? वेट एनिमल कहलाती है। ठीक है, हीफर हो गई, ओपन एनिमल हो गया, वेट एनिमल। इसके बाद एक है स्प्रिंगर। क्या बोलेंगे? स्प्रिंगर। किसे कहते हैं? प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी यानी गर्भकाल। गर्भकाल के एडवांस लक्षण। लक्षण दिखाने वाली गाय। ठीक है, ऐसी मादा जो गर्भकाल के एडवांस लक्षण दिखा रही है, यानी उसका गर्भकाल अंतिम पड़ाव पर है। ठीक है, तो वह मादा क्या कहलाती है? स्प्रिंगर कहलाती है। ये कहें कि जो मादा जल्द ही
बच्चे को जन्म देने वाली ठीक है, तो वह मादा क्या कहलाएगी? स्प्रिंगर कहलाएगी। तो देखो, सबसे पहले हो गया हीफर। तो ऐसी मादा, चाहे वो गाय है या भैंस है, जो अभी तक एक भी बार गर्भित नहीं हुई है, वो क्या कहलाएगी? हीफर कहलाएगी। ओपन एनिमल, जिस मादा ने अभी तक एक भी बार समागम नहीं किया है, ठीक है, तो वह क्या कहलाएगी? ओपन एनिमल कहलाती है। वेट एनिमल, दूध देने वाली जो गाय है, जो दूध दे रही है गाय, वही क्या कहलाती है? वेट एनिमल कहलाती है। स्प्रिंगर, स्प्रिंगर किसे कहते हैं? जो गर्भकाल के एडवांस लक्षण दिखाने वाली गाय, यानी जो जल्द ही ब्याने वाली है, प्रसव प्रक्रिया करने वाली है, तो वो क्या कहलाती है? स्प्रिंगर कहलाती है। ठीक है, तो इससे आगे चलते हैं, कुछ और टर्मिनोलॉजी देखिए। अगला है जिमर। फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी सियरें के मध्य वाली भेड़, ठीक है, ऐसी भेड़ जो फर्स्ट और सेकंड सियरिंग के बीच की है। सियरिंग का मतलब क्या है? कि ऊन उतारना। सियरिंग का मतलब क्या है? सियरिंग, सियरिंग का मतलब होता है ऊन उतारना। किसी भेड़ की जो ऊन उतारने की प्रक्रिया है, ऊन उतारने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सियरिंग कहलाती है। ठीक है, तो ऐसी भेड़ जिससे एक बार हम पहले सियरिंग कर चुके हैं, ऊन उतार चुके हैं, और उसी से हम क्या कर रहे हैं कि दूसरी बार सियरिंग उतार रहे हैं, तो इन दोनों के बीच की जो अवस्था है उस भेड़ की, वह क्या कहलाती है? जिमर कहलाती है। ठीक है, और सियरिंग किसे कह रहे हैं हम? ऊन उतारने की प्रक्रिया को ही हम क्या कह रहे हैं? सियरिंग कह रहे हैं। फिर है अगला, एक होता है सैगी, भेड़ों में ही, SEGGY। सैगी किसे कहते हैं? जैसे जो नर भेड़ थी, जिसमें हम कास्ट्रेशन में हमने पढ़ा था, तो वहां पर क्या बोल रहे थे हम? बधियाकृत नर को वैदर बोल रहे थे। ठीक है, तो यहां भी ये जो नर है, बधियाकृत नर ही होता है। सैगी भी क्या है? बधियाकृत नर है। ठीक है, लेकिन कब? प्रजनन के बाद। ठीक है, जिससे हमने प्रजनन का काम ले लिया है कुछ समय के लिए, प्रजनन के बाद। तो जो बधियाकृत नर है किसका? मेढ़ा बोलेंगे, मेढ़, सीप का हो गया, यानी भेड़ का। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? सैगी कहलाता है। ठीक है, अब एक है हॉगेस्ट। हॉगेस्ट में तो जो भेड़ का बच्चा है, ठीक है, वीनिंग से लेकर, वीनिंग यानी दूध छुड़ा करके पालना, माँ से अलग करके बिना दूध पिलाए जब बच्चे को पाला जाता है, तो व्यवस्था क्या कहलाती है? वीनिंग कहलाती है। तो वीनिंग से लेकर, यानी भेड़ का बच्चा है, वीनिंग के बाद हमने वीनिंग करा दी, तो वीनिंग से लेकर और फर्स्ट सीयरिंग के बीच, यानी पहली बार ऊन उतारेंगे, उसके बीच जो अवस्था रहेगी, ठीक है, उसके बीच उसको हम क्या बोलेंगे? उस भेड़ को हम क्या बोलेंगे? ऑगस्ट रहेंगे। ठीक है, तो ये जिमर पहली और दूसरी सीयरिंग की
बीच की जो अवस्था है भेड़ की वो क्या कहलाएगी, जिमर कहलाएगी। सियरिंग, ऊन उतारने को बोलते हैं। सैगी बधियाकृत नर है, जो सीप में है, भेड़ है, लेकिन कब, प्रजनन कराने के बाद। ठीक है। और हॉगेस्ट किसे कह रहे हैं, वीनिंग से लेकर के फर्स्ट सियरिंग के बीच जो भेड़ है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, हॉगेस्ट कहलाती है। ठीक। तो ये बात हो गई अपनी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो चीजें आती हैं। ठीक। तो अब यहाँ पे जो ना एक टॉपिक है, हम इसमें भी पढ़ सकते हैं वैसे बायोगैस प्लांट का। ठीक है, लेकिन उसको बाद में हम पढ़ेंगे कि उसका कुछ पोर्शन आता है, जैसे हम एक्सटेंशन में पढ़ते हैं। ठीक है, देख लेंगे उसको। लेकिन वो टॉपिक भी एक आपको करवाना है बायोगैस प्लांट से रिलेटेड। बाकी अपनी एलपीएम है, वो यहाँ पे समाप्त होती है। ठीक है। तो अब क्लास अपनी जो होगी वो मंडे को होगी। मंडे को एक बार जो आपकी क्लास है इसकी रिवीजन क्लास ले लेंगे, है ना। एलपीएम के जितने भी क्वेश्चन अपने बन रहे होंगे तो क्वेश्चन के रूप में ही इसका रिवीजन हम करेंगे। ठीक है। तो अब मंडे को मिलते हैं। ठीक है। धन्यवाद। तो जीके के लिए बोल रहे थे ना, सैटरडे संडे। हाँ, तो अभी जीके की क्लास का अरेंजमेंट हुआ नहीं है, उसको करेंगे जल्दी। हाँ, ठीक। और बताइए। सुदेश, कहाँ पर हो तुम इस समय? करते हैं। घर ही? हाँ सर। अच्छा, चलिए। जल्दी भरतपुर शिफ्ट होने का प्लान है। तो अभी जनवरी। कहाँ, भरतपुर? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। चलो बढ़िया। जगह नहीं भर रही, रेंट के लिए हो तो बताना आप। क्या चीज? तो डे में कॉल करता हूँ मैं, या फिर कल मिलता हूँ आपसे। ठीक ठीक ठीक, ओके ओके। ठीक है, फिर मंडे को मिलते हैं फिर, है ना। हाँ सर। ओके, थैंक यू। हाँ।